चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में हुए एडमिट। मस्जिदों के नीचे मंदिर और मंदिरों के नीचे संसद सत्र के बीच चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान। तीसरे विश्व युद्ध की हुई शुरुआत, रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर किया हमला तो नाटो ने उठाया भयानक कदम। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने फ्रांसवा बायरू, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की घोषणा। लाउड स्पीकर की आवाज सुनकर मस्जिद की तरफ भागे पुलिस अफसर, इमाम को किया गिरफ्तार, 2 लाख का चालान। सीरिया को गंवाकर भड़का ईरान, खामेनेई बोले अमेरिका और इजराइल ने हटाई असद सरकार। कांग्रेस ने जारी की 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, केजरीवाल के खिलाफ लड़ेंगे संदीप दीक्षित। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को मिली जमानत, सीबीआई नहीं दाखिल कर पाई चार्जशीट। भाजपा के एक हैं तो सेफ है नारे पर उद्धव का तंज, कहा भारत और बांग्लादेश में मंदिर सुरक्षित नहीं। राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें, 10 जनवरी को लखनऊ कोर्ट में पेश होने के आदेश। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट। बीजेपी नेता वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। उन्हें आज यानी शनिवार को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में एडमिट कराया गया है। अपोलो सूत्रों के मुताबिक उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। थोड़ी देर में मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी 97 बरस के हैं। पिछले 4-5 महीनों के अंदर वो करीब चौथी बार अस्पताल में भर्ती हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। लाउड स्पीकर की आवाज सुनकर मस्जिद की तरफ भागे पुलिस अफसर, इमाम को किया गिरफ्तार, 2 लाख का चालान। उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के बाद अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। पुलिस इस बात पर बारीकी से नजर रख रही है कि किसी भी कारण से माहौल खराब न हो। इस कड़ी में ही शुक्रवार को पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक मस्जिद के इमाम का 2 लाख रुपए का चालान कर दिया। दरअसल संभल की सड़कों पर तैनात पुलिस को अचानक शुक्रवार को मस्जिद से लाउड स्पीकर की तेज आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही पुलिस अफसर फोर्स लेकर मस्जिद की तरफ दौड़ पड़े। यहां पुलिस ने तेज लाउड स्पीकर बजाने पर मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद एसडीएम ने शांति भंग के तहत 2 लाख के मुचलके पर इमाम को पाबंद किया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सीरिया को गंवाकर भड़का ईरान, खामेनेई बोले अमेरिका और इजराइल ने हटाई असद सरकार। दोस्तों ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि सीरिया में बशर असद सरकार का पतन सहित वहां का हालिया घटनाक्रम अमेरिका और इजराइल की संयुक्त योजना का हिस्सा है। खामेनेई द्वारा दिए भाषण को ईरान के सरकारी चैनल पर प्रसारित किया गया। उन्होंने कहा इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि सीरिया में जो कुछ हुआ है वह अमेरिकी और यहूदी योजना का परिणाम है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा सीरिया के एक पड़ोसी देश ने इस मामले में स्पष्ट भूमिका निभाई है और वह ऐसा करना जारी रख रहा है, इसे हर कोई देख सकता है। इसी बीच पढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने जारी की 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, केजरीवाल के खिलाफ लड़ेंगे संदीप दीक्षित। दोस्तों कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें सबसे प्रमुख नाम पूर्व सांसद संदीप दीक्षित का है, जिन्हें नई दिल्ली में उम्मीदवार बनाया गया है। नई दिल्ली से पूर्व मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल विधायक हैं। केजरीवाल ने वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली से दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं संदीप दीक्षित की मां शीला दीक्षित को पराजित किया था। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। तीसरे विश्व युद्ध की हुई शुरुआत, रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर किया हमला तो नाटो ने उठाया भयानक कदम। दोस्तों यूक्रेन पर रूस के विनाशकारी हमले के जवाब में आज नाटो के लड़ाकू विमानों को उतारा गया, जिससे तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ गई है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी ऊर्जा और सैन्य सुविधाओं पर कहर बरपाने के लिए क्रूज मिसाइलों, ड्रोन, रणनीतिक बम वर्षकों और अत्याधुनिक युद्धक विमानों को तैनात किया है। इस हमले के कारण राजधानी कीव में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। रूस की इस आक्रामकता के जवाब में नाटो ने पोलैंड और पूर्वी सीमा के क्षेत्रों में अपने लड़ाकू विमानों को तैनात किया। इस हमले की आशंका पहले से जताई जा रही। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने फ्रांसवा बायरू, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की
घोषणा। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शुक्रवार को फ्रांसवा बायरू को प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया। फ्रांस के दक्षिणपंथी और वामपंथी सांसदों ने पिछले सप्ताह ऐतिहासिक अविश्वास प्रस्ताव पर एक साथ मिलकर मतदान किया था, जिसके कारण प्रधानमंत्री माइकल बार्नियर और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को इस्तीफा देना पड़ा था। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। मस्जिदों के नीचे मंदिर और मंदिरों के नीचे संसद सत्र के बीच चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान। संसद शीतकालीन सत्र के दौरान शुक्रवार यानी 13 दिसंबर को भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा हुई। इसे लेकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सत्तारूढ़ और विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सदन में मैंने पूरे दिन डिबेट सुनी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब तो देश में खोदने की प्रथा चल रही है। सारी मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं और मंदिर के नीचे न जाने क्या है। कई बातें खोद खोद कर निकाली जा रही हैं और आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि ये पार्टियां सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा कोई नहीं कर रहा, बल्कि संविधान सबकी रक्षा कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को मिली जमानत, सीबीआई नहीं दाखिल कर पाई चार्जशीट। दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सियालदह कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि सीबीआई ने आरजीकर भ्रष्टाचार मामले में उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। दरअसल कोर्ट ने आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए संदीप घोष को एक और अन्य गिरफ्तार आरोपी अभिजीत मंडल को जमानत दे दी है। मंडल कोलकाता पुलिस इंस्पेक्टर थे, जिन्हें सीबीआई ने कथित तौर पर सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। लेकिन सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के 90 दिन बाद भी उनके खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल न करने के बाद अदालत ने दोनों को जमानत दे दी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। भाजपा के एक है तो सेफ है नारे पर उद्धव का तंज, कहा भारत और बांग्लादेश में मंदिर भी सुरक्षित नहीं। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा को घेरने की कोशिश करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को संसद को बताना चाहिए कि बांग्लादेश में हिंसक हमलों का सामना कर रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। बता दें कि मुंबई में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि उसका हिंदुत्व केवल वोट जुटाने के लिए है। पूर्व मुख्यमंत्री ने दादर स्टेशन के बाहर हनुमान मंदिर को गिराने के लिए रेलवे द्वारा जारी नोटिस का उल्लेख करते हुए कहा कि 80 साल पुराने मंदिर को गिराने के लिए फतवा जारी किया गया है। पिछले महीने विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भाजपा द्वारा जमकर इस्तेमाल किए गए नारे एक है तो सेफ है को लेकर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी के शासन में मंदिर भी सुरक्षित नहीं है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पलटवार करते हुए कहा कि जिन लोगों ने सत्ता के लिए हिंदुत्व को त्याग कर कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, वे अब हिंदुओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान ठाकरे ने कहा कि 5 अगस्त को तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाए जाने के बाद बांग्लादेश में मंदिरों को नष्ट किया जा रहा है और हिंदुओं व अन्य अल्पसंख्यक समूहों को हिंसक हमलों का सामना करना पड़ रहा है। ठाकरे ने पूछा, बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच भागकर आई शेख हसीना भारत में सुरक्षित हैं, लेकिन पड़ोसी देश में हिंदुओं का क्या? शिवसेना नेता ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को संसद को बताना चाहिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत क्या कदम उठा रहा है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें, 10 जनवरी को लखनऊ कोर्ट में पेश होने के आदेश। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लखनऊ कोर्ट ने तलब किया है। लखनऊ के ACJM 3 ने 10 जनवरी 2025 को बतौर आरोपी राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए। वीर सावरकर पर भड़काऊ बयान मामले में राहुल गांधी तलब किए गए हैं। उन्हें प्रथम दृष्टया धारा 153A और 505 में ट्रायल के लिए बतौर अभियुक्त तलब किया गया। दरअसल 17 नवंबर 2022 को अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है कि उन्होंने वीर सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला कहा था। कोर्ट ने राहुल गांधी को आरोपी माना है, जिसमें 2 समूहों के बीच सद्भाव बिगाड़ने और सार्वजनिक स्थान पर ऐसा बयान देना जिससे एक वर्ग की भावनाएं भड़क सकती हैं। लखनऊ के अधिवक्ता निपेंद्र पांडे की ओर से कोर्ट में दाखिल परिवाद पर राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया गया है। लखनऊ के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने
सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत वकील नृपेंद्र पांडे की ओर से दायर इसी याचिका पर जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने हजरतगंज पुलिस स्टेशन को एक इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी की ओर से मामले की जांच के निर्देश दिए। इसी कारण राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और 10 जनवरी को लखनऊ में कोर्ट में पेश होने के